नमस्ते और स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक हिम्मत, धैर्य और सच कहूं तो सहनशीलता की मांग करता है। आज हम विश्लेषण नहीं बल्कि पोस्टमार्टम करने वाले हैं, एक ऐसी कलाकृति का जिसने सिनेमा की दुनिया को हिलाकर रख दिया, पर वैसे नहीं जैसा कोई चाहेगा। हाँ, बिल्कुल सही समझे, आज बात होगी मस्ती 4 की। तो अपनी सीट बेल्ट्स कस लीजिए क्योंकि ये सफर काफी ऊबड़-खाबड़ होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक लाइन से। अब देखिए, ये किसी काल्पनिक क्रिटिक की लाइन हो सकती है, पर सच बताऊं तो ये उन लाखों लोगों की आवाज है जो थिएटर से बाहर निकले थे। ये फिल्म नहीं, एक सजा है, बस इतना ही। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है, एक वार्निंग है और शायद आने वाली जनरेशन्स के लिए एक सबक भी। मतलब फिल्म के पूरे 2.5 घंटे का सार बस इस एक लाइन में सिमट गया है। अब ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लग सकता है ना? सिनेमा के इतिहास का सबसे काला अध्याय, क्या हम कुछ ज्यादा बोल रहे हैं? हो सकता है, पर जब कोई ऐसी फिल्म सामने आती है जो लॉजिक, स्टोरी और एंटरटेनमेंट मतलब हर रूल को तोड़ मरोड़ कर रख दे, तो ऐसे सवाल तो उठेंगे ही। तो हम यहाँ कोई जजमेंट पास करने नहीं बैठे हैं, बस इस सवाल की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। क्या मस्ती 4 सच में उतनी बुरी है जितना लोग कह रहे हैं, या उससे भी कहीं ज्यादा? आइए पता करते हैं। तो हमारी पड़ताल का पहला स्टॉप, बिन बुलाया सीक्वल। देखिए, हर कहानी के पीछे एक सवाल होता है, क्यों? पर इस फिल्म के केस में ये सवाल सबसे बड़ा है। मस्ती फ्रैंचाइजी की अपनी एक फैन फॉलोइंग रही है, मान लिया, पर क्या सच में किसी ने भी इसके चौथे पार्ट की मांग की थी? क्या कहीं कोई प्रोटेस्ट चल रहा था कि नहीं, हमें अमर, मीत और प्रेम की कहानी फिर से देखनी है? इसका जवाब खैर वो तो अगले आंकड़े ही बता देंगे। ओके, तो ये जो डेटा स्क्रीन पर है, साफ साफ बता दूं, ये पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन इमोशंस के मामले में ये 100% सच है। ये चार्ट दिखा रहा है कि ऑडियंस असल में चाहती क्या थी। 1% लोग शायद मस्ती 4 के लिए एक्साइटेड थे, और इन 1% में फिल्म के प्रोड्यूसर्स और उनके घर वाले ही होंगे शायद। बाकी जो 99% थे, वो कुछ भी, लिटरली कुछ भी देखने को तैयार थे। दीवार पर सूखता हुआ पेंट देख लेते, ट्रैफिक जाम की लाइव स्ट्रीमिंग देख लेते। तो ये चार्ट बस एक ही चीज बताता है, ये फिल्म मार्केट की डिमांड पर नहीं बल्कि किसी की जिद पर बनी थी। तो सवाल वही है, जब डिमांड ही नहीं थी तो फिल्म बनी क्यों? इसका जवाब शायद यहाँ है। ये ऐसा है जैसे किसी ने एक क्रिएटिव वैक्यूम, मतलब एक खालीपन को ढेर सारा बजट दे दिया हो। फीलिंग यही आती है कि किसी के पास पैसे तो बहुत थे पर आइडिया एक भी नहीं, तो सोचा चलो एक और मस्ती बना डालते हैं, पिछली वाली हिट थी, ये भी हो ही जाएगी। ये फिल्म आर्ट कम और एक ऐसा बिजनेस प्रपोजल ज्यादा लगती है जिसमें क्रिएटिविटी वाला कॉलम बस खाली छोड़ दिया गया था। अब आते हैं फिल्म के दिल पर, या यूं कहें कि उस जगह पर जहां दिल होना चाहिए था, यानी कहानी, प्लॉट, किसी भी फिल्म की बुनियाद। और मस्ती 4 के केस में ये वो बुनियाद है जो कभी डाली ही नहीं गई। ऐसा लगता है मेकर्स कहानी ढूंढने निकले थे पर रास्ता ही भटक गए, और बेचारे ऑडियंस 2.5 घंटे बस इंतजार करते रहे कि स्क्रीन पर अब कुछ होगा, पर कुछ हुआ ही नहीं। चलिए 1 मिनट के लिए जरा बेसिक पर वापस चलते हैं। फिल्म मेकिंग 101। प्लॉट होता क्या है? डेफिनेशन कहती है किसी फिल्म की मेन घटनाएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हों। यहां सबसे जरूरी शब्द है एक दूसरे से जुड़ी हुई, इंटरकनेक्टेड। ऐसा लगता है मस्ती 4 के राइटर्स ने ये वाली क्लास बंक कर दी थी, क्योंकि फिल्म में इवेंट्स तो बहुत हैं पर उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक सीन में कैरेक्टर्स गोवा में पार्टी कर रहे हैं और कट टू अगला सीन वो स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में है। क्यों, कैसे, कोई नहीं जानता। तो ये टाइमलाइन मस्ती 4 के नैरेटिव आर्क को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है। फिल्म शुरू होती है कंफ्यूजन से, मतलब क्या हो रहा है, ये लोग कौन है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर आता है फिल्म का मिडिल पार्ट जो इस कंफ्यूजन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और ज्यादा कंफ्यूजन, नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं, पुरानी पहेलियां और उलझ जाती हैं। एक सीन याद है जिसमें एक कबूतर कहीं से आता है, एक पहेली पूछता है और उड़ जाता है। उस कबूतर का उस पहेली का फिल्म से कोई कनेक्शन नहीं था। क्लाइमैक्स तक तो कंफ्यूजन अपने पीक पर पहुंच जाता है, और फिर एंड में जब क्रेडिट्स आते हैं तो एक ठंडी सांस के साथ बस एक ही सवाल दिमाग में आता है, शुक्र है खत्म हो गई। अगर कहानी फिल्म का ढांचा है तो एक्टिंग उसकी जान होती है, और इस फिल्म में एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग हो रही है। हम अब बात करेंगे परफॉर्मेंस की, या जिसे अतिक्रिया भी कह सकते हैं। इसने फिल्म को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। सच में ये एक मास्टर क्लास है इस बात की कि एक्टिंग कैसे नहीं करनी चाहिए। ये स्लाइड मेरे ख्याल से सब कुछ बयां कर देती है। एक तरफ है इंसानी इमोशंस,
खुशी, गम, गुस्सा, डर, हैरानी, कितने सारे हैं। और दूसरी तरफ है मस्ती 4 का इमोशनल स्पेक्ट्रम, जिसमें बस 2 इमोशंस हैं, कंफ्यूज होकर चिल्लाना और दर्द में चेहरा बनाना। बस पूरी फिल्म इन्हीं 2 एक्सप्रेशंस पर चलती है। कॉमेडी सीन, चिल्लाओ, रोमांटिक सीन, दर्द में चेहरा बनाओ, सस्पेंस, और जोर से चिल्लाओ। ये इतनी मोनोटोनस एक्टिंग है कि कुछ देर बाद सिर में दर्द होने लगता है। और एक और काल्पनिक क्रिटिक की ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। ओवर एक्टिंग के जोर से मेरी आंखें अभी भी रिकवर कर रही हैं। और ये सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन की बात नहीं है, ये फिजिकल एक्टिंग पर भी लागू होता है। हर छोटे से डायलॉग पर इतने हाथ पैर हिलाए गए हैं जैसे फिल्म नहीं, कोई नुक्कड़ नाटक चल रहा हो। ये इतना लाउड है कि हंसाने के बजाय थका देता है। चलिए अब आते हैं फिल्म के सबसे बड़े वादे और उसकी सबसे बड़ी नाकामी पर, कॉमेडी। मस्ती 4 को एक कॉमेडी फिल्म की तरह मार्केट किया गया था, लेकिन ये एक ऐसी कॉमेडी है जिसकी ऑटोप्सी करनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि इसमें ह्यूमर की मौत आखिर हुई कैसे। तो चलिए अपनी फोरेंसिक किट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ नंबर्स देखते हैं। हमारे एनालिसिस के हिसाब से फिल्म में 150 से ज्यादा बार जोक मारने की कोशिश की गई। 150 मतलब लगभग हर मिनट एक जोक। क्वांटिटी के मामले में तो ये किसी भी बड़ी कॉमेडी फिल्म को टक्कर दे सकती है, पर 150 से ज्यादा कोशिशों का रिजल्ट क्या था? देखते हैं। और ये रहा रिजल्ट, 150 से ज्यादा कोशिशें और सक्सेस रेट 0। इस चार्ट में कोई दूसरा कलर है ही नहीं। ये है 100% ऑडियंस साइलेंस। आप सोचिए, थिएटर में हर जोक के बाद एक पिन ड्रॉप साइलेंस, बस एसी की आवाज आ रही है। ये वो वाला साइलेंस था जहां लोग हंसने के बजाय एक दूसरे को देख रहे थे, ये कंफर्म करने के लिए कि भाई सिर्फ मुझे ही हंसी नहीं आ रही या सबको। तो ये सारे जोक्स इतनी बुरी तरह फील क्यों हुए? चलिए इनके फॉर्मेट को डिकोड करते हैं। 1, स्लैपस्टिक कॉमेडी बिना टाइमिंग के। 2, ऐसे पंच जिन्हें सुनकर हंसी नहीं सिर दर्द हो जाए। 3, 2005 के पॉप कल्चर रेफरेंसेस जो आज किसी को याद भी नहीं है। 4, ये सोचना कि कोई जोर की आवाज ही पंचलाइन होती है। और आखिर में वो घिसे पिटे जोक्स जो बार बार आते हैं और पहली बार में भी फनी नहीं थे। तो कहानी हो गई, एक्टिंग हो गई, कॉमेडी का भी पोस्टमार्टम हो गया। अब वक्त है फाइनल वर्डिक्ट का, अंतिम फैसला। और ये फैसला सिर्फ फिल्म पर नहीं है, ये उन 2 घंटों पर है जो हमारी जिंदगी से चले गए। उन 2 घंटों की याद में जो अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। पहला शब्द निराशाजनक। ये सिर्फ एक बुरी फिल्म नहीं है, ये डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि ये एक जानी मानी फ्रेंचाइजी का हिस्सा है तो एक छोटी सी, बहुत छोटी सी उम्मीद होती है कि शायद कुछ अच्छा निकल आए, पर इसने उस उम्मीद को भी पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरा शब्द थकाऊ, मतलब एग्जॉस्टिंग। ये फिल्म एंटरटेन नहीं करती, ये थका देती है। वो लगातार चीखना चिल्लाना, बिना सिर पैर की कहानी और वो नॉन स्टॉप बुरे जोक्स ऑडियंस की सारी एनर्जी खींच लेते हैं। फिल्म खत्म होने पर लगता है जैसे कोई मैराथन दौड़कर आए हों। और आखिरी शब्द अनावश्यक, अननेसेसरी। और सच कहूं तो यही इस पूरी फिल्म का सार है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ना ऑडियंस ने मांगा, ना इसने कहानी में कुछ नया किया, ना ही इसने सिनेमा में कोई कंट्रीब्यूशन दिया। ये बस है, बिना किसी वजह के। तो अगर ये सब सुनने के बाद भी कोई इस फिल्म को देखने की हिम्मत जुटा रहा है तो उनके लिए एक छोटी सी सर्वाइवल गाइड है। स्टेप 1, अपनी सारी उम्मीदें बिल्कुल जमीन पर ले आइए। स्टेप 2, अब भूल जाइए कि उम्मीदें कम की हैं और उन्हें और कम कर दीजिए। स्टेप 3, शांति से बैठकर सोचिए कि जिंदगी में ऐसे कौन से फैसले लिए जो आज ये फिल्म देखने की नौबत आ गई। और स्टेप 4, सबसे जरूरी, कुछ और देख लीजिए, प्लीज कुछ भी देख लीजिए। और आखिर में हम बस यही सवाल के साथ आज की बात खत्म करेंगे। क्या कुछ फिल्मों को सिनेमैटिक डिजास्टर नहीं बल्कि एक पब्लिक हेल्थ इशू डिक्लेयर कर देना चाहिए? क्योंकि ये मेंटल स्ट्रेस, सिर दर्द और कीमती समय की बर्बादी का कारण बनती हैं। इस पे सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।